अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपना पढ़ेंगे एओर्टिक रीगर्जिटेशन को। एओर्टिक रीगर्जिटेशन हमने इस वीडियो में पढ़ना है। इससे पहले हमने जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने एओर्टिक स्टेनोसिस किया था। तो करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका जो है एओर्टिक वाल्व है कहाँ पे। तो सबसे पहले आपकी होगी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इसमें अब क्या है, आपका ये वाला ऊपर वाला एट्रिया है और नीचे वाला है आपका वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल से जब बाहर ब्लड जाएगा तो ये चला जाएगा आपका एओर्टा के अंदर। तो अब वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वाल्व है ये है आपका एओर्टिक वाल्व, और उसके बाद एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वाल्व है ये आपका है माइट्रल वाल्व। तो अब क्या हुआ, आपका एट्रिया जो है इसके अंदर ब्लड आया, एट्रिया ने आपका भेज दिया ब्लड वेंट्रिकल के अंदर। आपके हार्ट ने किया सिस्टोल। सिस्टोल में क्या हुआ, आपका ब्लड, आपका हार्ट जो है नीचे वाला आपका वेंट्रिकल जो है ये आपका कंट्रैक्ट हुआ। कंट्रैक्ट होने की वजह से आपका ब्लड चला गया इनटू आपकी ये क्या कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो अब यहाँ पे ये जो आपका वाल्व है ये है आपका एओर्टिक वाल्व। अब क्या होगा, इसके बाद आपका हार्ट करेगा रिलैक्स। रिलैक्स में अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, आपका हार्ट ये जो आपका वाल्व है एओर्टिक वाल्व ये आपका टोटली बंद होना चाहिए था, ताकि आपका ब्लड जो है वो आपका दोबारा से वेंट्रिकल के अंदर मतलब जाना शुरू ना हो जाए। तो अब क्या हुआ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से क्या हुआ, आपका ये जो वाल्व हैं ये आपके सही से बंद नहीं हुए। ठीक है, ये मतलब नॉर्मली ऐसे होने थे, ये मैं भी बना के दिखाता हूँ। नॉर्मली इन्होंने ऐसे बंद होना था, लेकिन अब बंद तो हुए, लेकिन क्या हुआ इनके अंदर गैप आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, आपका ब्लड जो है वो आपका चला जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया। अब क्या हो जाएगा, आपका एट्रिया से जो ब्लड आना था आगे तो वो आना था ज़्यादा। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नीचे पहले से ब्लड पड़ा हुआ है, ज़्यादा पड़ा हुआ है तो रिगर्जिटेशन की वजह से, तो अब क्या हो गया, आपका ब्लड ऊपर से जो आएगा वो कम आएगा। तो ऊपर से कम आने की वजह से आपका बैक फ्लो जो है हार्ट का, ये आपका ब्लड जो है वो आपका पीछे बढ़ता जाएगा। पीछे से हमारा ब्लड आ रहा है कहाँ से, हमारे लंग्स की तरफ से। तो लंग्स के अंदर ब्लड बढ़ना शुरू हो गया, मतलब कि आपको वहाँ पे पल्मोनरी कंजेशन शुरू हो जाएगी, और पेशेंट आपका जो है वहाँ पे पल्मोनरी एडिमा उसके अंदर थोड़ा बहुत होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट डिस्निया, इसके अलावा ऑर्थोपनिया या फिर प्रोक्सिजमल नक्चरनल डिस्निया, इस तरह की मतलब जो है ना उसके अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी अब हार्ट ने आपके आगे ब्लड सही से नहीं भेजा, तो इसमें अब क्या है, आपका ये जो है एओर्टिक वाल्व ये आपका सही से क्लोज नहीं हुआ। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ, आपका ब्लड जो है वो पीछे आना शुरू हो गया। तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन किसे कहते हैं, आपका एओर्टा से ब्लड जो है आपका चला जाए इनटू वेंट्रिकल, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो रही है। मतलब ब्लड जो है ना उसने नॉर्मली तो जाना था वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर, ओ सॉरी आपके एओर्टा के अंदर, और एओर्टा से वापस तो आना नहीं था, लेकिन वो आना शुरू हो गया। दैट इज़ आवर एओर्टिक रिगर्जिटेशन। बाकी ऐसे करता हूँ मैं नोट्स को ओपन करके वहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे भी मैंने हार्ट आपका बना के दिखाया आपको। यहाँ पे आपका माइट्रल वाल्व और उसके बाद एओर्टिक वाल्व। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको ओवरव्यू देता हूँ कि ये आपका है ना नॉर्मली वाल्व आपके ये ऐसे क्लोज हुए हैं। तो कोई भी ऐसी अब नॉर्मेलिटी आई जिसकी वजह से आपके ये जो वाल्व हैं ये आपके क्लोज नहीं हुए। अब ये आपकी कॉजेज़ जो है ना इसके अंदर कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो आपकी है काजेज़ ऑफ द, ये मतलब आपकी डिजीज़ है कोई भी कस्प की। तो मुझे मैंने पहले आपको बताया हुआ कि आपका ये जो होता है ना एओर्टिक वाल्व ये आपका होता है ट्राइकस्पिड। तो कोई भी ऐसी अबनॉर्मेलिटी आई जिसकी वजह से ये आपका हो गया बाइकस्पिड, तो उसमें भी आपका जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाती है। तो कस्प की जो डिजीज़ होगी दैट इज़ आवर कंजेनिटल डिजीज़। तो कंजेनिटली अगर कोई भी पेशेंट को जो है ना मतलब सिम्टम्स ये एओर्टिक रिगर्जिटेशन के आ रहे हैं तो वो आपकी मतलब मोस्ट लाइकली आपकी काज हो सकती है कस्प की। तो उसके अलावा अगर बात की जाए आपका ये जो है एओर्टिक रूट डिजीज़, अब ये एओर्टा से आगे ब्लड जा रहा है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो इस रूट के अंदर कोई भी मतलब डिजीज़ आ गई, मतलब यहाँ से है ना जहाँ पे ये आपके वॉल्व लगे हुए हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई या आगे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका पीछे ब्लड आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका पेशेंट चला जाएगा एओर्टिक रिगर्जिटेशन में। तो अब एओर्टिक रूट डिजीज़ जो है इसमें भी आपकी मोस्ट कॉमन काज जो है आपकी एओर्टिक रूट डायलेशन है। ये मैंने नीचे बनाया है आपका एओर्टिक आपका मतलब डायलेट कर गया, तो डायलेट करने की वजह से वाल्व्स जो हैं वो आपके दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, तो दूर होने की वजह से वो सही से क्लोज नहीं होंगे और आपका ब्लड एओर्टा से वेंट्रिकल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर आपकी डिजीज़ कौन कौन सी आ सकती है, आपकी मार्फन सिंड्रोम आ सकता है। मार्फन सिंड्रोम में क्या होता है, आपके जो है ये कनेक्टिव टिश्यू उसके अंदर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से अब क्या हो गया, आपका जो मतलब आपकी वेसल है वो वीक हो गई। वीक होने की वजह से वो डायलेट कर जाएगी। डायलेट होने की वजह से अब क्या हो जाएगा कि उसका जो मतलब रिगर्जिटेशन है वो आपकी होना शुरू हो जाएगी और आपका पेशेंट एओर्टिक रिगर्जिटेशन में चला जाएगा। इसके अलावा एओर्टिक डाइसेक्शन, इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है ना उसमें अंदर यहाँ पे आपके एओर्टा के अंदर कोई भी आपसे ना कोई टीयर आया, तो उसकी वजह से अब क्या हो गया, वो आपका ब्लड जो है ना एओर्टा के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर गया, मतलब एओर्टा की लेयर्स के अंदर ट्रैवल करना शुरू हो गया।
तो उसमें भी आपका पेशेंट जो है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा एओर्टिक एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म में क्या होता है कि ये आपकी जो है ना वॉल्स ये नॉर्मली ऐसे है। अब क्या हुआ, कोई भी ऐसी अब नॉर्मेलिटी आई जिसकी वजह से आपका जो एरिया है ना वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं गई, तो अब क्या हो जाएगा, वो वाला एरिया आपका डायलेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ये हुआ है। तो अगर ये एओर्टिक एन्यूरिज्म वहाँ पे हो रही है जहाँ पे आपके वॉल्स पड़े हुए हैं, तो उस एरिया उसमें क्या हो जाएगा, आपका वॉल एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, दोनों के दरमियान में गैप आ गया। अब क्या हो जाएगा, आपका ब्लड रिगर्जिटेशन होना शुरू हो जाएगा, तो पेशेंट आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन में चला गया। इसके अलावा सिफिलिस, इसके अलावा हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में भी वही बात है कि आपका ज़्यादा प्रेशर के साथ जा रहा होता है, स्ट्राइक कर रहा होता है यहाँ पे आपके एओर्टा के साथ, तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये जो डायलेट हो जाए एओर्टिक रूट, तो उसकी वजह से आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, और उसके अलावा एमआई भी कहाँ का, जब आपका ये एओर्टिक रूट जो है ना, जहाँ पे आपके ये जो एओर्टिक वाल्व्स हैं ये जहाँ पे आपके अटैच हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी मतलब एमआई यहाँ पे हुआ पेशेंट को, अब इसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट आपके नीचे वाला जो एरिया है वो आपका डेड होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब क्या है, उसके अंदर अब वो एबिलिटी नहीं रहेगी कि मतलब ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम करें, तो ये भी डायलेट हो जाएगा और आपका पेशेंट एओर्टिक रिगर्जिटेशन में चला जाएगा। तो ये वाली सारी काजेस थी। पेशेंट आपका दो तरह से प्रेजेंट कर सकता है, एक्यूट प्रेजेंट कर सकता है या फिर क्रोनिक प्रेजेंट कर सकता है। तो एक्यूट अगर होगा तो उसमें ये वाली 3 काजेज आ सकती हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकती है पेशेंट को, एओर्टिक डायसेक्शन हो सकती है, या फिर एमआई हो सकता है पेशेंट को। अगर क्रोनिकली आपका पेशेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसके अंदर मैल जो आपका वॉल्स हैं उसकी मेल फॉर्मेशन हो सकती है, बाइकस्पिड हो सकता है, उसके अलावा रोमैटिक फीवर हो सकता है पेशेंट को, कनेक्टिव टिश्यू की कोई डिजीज़ हो सकती है, मार्फन सिंड्रोम, एलर्डेनल सिंड्रोम, इसके अलावा कोई भी मतलब कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा सिफिलिस हो सकती है पेशेंट को, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है, तो आपका पेशेंट क्रोनिकली प्रेजेंट करेगा। अब ये जो आपका एक्यूट प्रेजेंटेशन और क्रोनिक प्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, एक्यूट आपका वर्ड ही बता रहा है कि आपका पेशेंट जो है रैपिड ऑनसेट देगा आपको। मतलब क्या कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपके रैपिड ऑनसेट आना शुरू हो गए। मतलब आपका जो पेशेंट है ना, बैक फ्लो आपका बढ़ रहा है इसके अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर, तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, आपका लंग्स वाली साइड पे जो ब्लड है वहाँ की कंजेशन हो रही है आपकी, तो पेशेंट आपका जा रहा है डिस्निया की तरफ, और उसके अलावा ऑर्थोपनिया, पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्निया। तो अगर पेशेंट को ये हो रहे हैं मतलब रैपिड ऑनसेट हो रही है इन सिम्टम्स की, तो पेशेंट आपका होगा एक्यूटली प्रेजेंट करेगा आपको, और इसके अंदर आपका पेशेंट जो है वो आपको स्वेयर डिस्निया बताएगा। और अगर क्रोनिक है, मतलब अब काफ़ी टाइम से चल रही है इसके अंदर डिजीज़, तो आपका मतलब डिस्निया जो है वो आपका एक तो होगा मतलब नॉर्मली होगा, स्वेयर नहीं होगा, मॉडरेट हो जाएगा, या फिर माइल्ड डिस्निया होगा पेशेंट को, और उसके बाद वो जो है आपका स्लो ऑनसेट डिस्निया होगा। डिस्निया हो गया, उसके अलावा पेशेंट आपको ऑर्थोपनिया भी बता सकता है, साथ साथ पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्निया भी बता सकता है। तो उसके अलावा क्या हुआ इसके अंदर, पेशेंट जो है मतलब आपका जो है अगर क्रोनिक प्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ साथ वो आपको ये भी बताएगा कि वो जब लेफ़्ट साइड पे सोता है ना, मतलब लाइंग डाउन होती है, जब लाइंग डाउन ऑन लेफ़्ट साइड, तो उसमें अब उसको क्या है, अनकंफर्टेबल हार्ट पाउंडिंग सी फील होती है। तो वो भी आपके पेशेंट किसके अंदर आपको बताएगा, क्रोनिक एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। बाकी इसके अंदर बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसके अंदर ये 2-3 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होंगी, एंजाइना हो गया पेशेंट को, और डिस्निया हो गया। डिस्निया के अलावा पेशेंट आपका ऑर्थोपनिया की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, या फिर उसके अलावा पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्निया की तरफ चला गया। बाकी इसके अंदर अब क्या हो रहा है, आपका जो मरमर आ रहा है वो आपका अब रिगर्जिटेशन का मरमर आ रहा है, तो वो रिगर्जिटेशन में तो नॉर्मली तो था आपका जो सिस्टोल हुआ, आपका ब्लड चला गया एओर्टा के अंदर, डायस्टोल के अंदर अब आपका हार्ट जो है आपका ब्लड उसके अंदर आ रहा है हार्ट के अंदर, तो आपका मरमर जो आएगा आपको डायस्टोलिक मरमर आएगा। और अब क्या होगा, पहले तो उसके जब डायस्टोल की तरफ जा रहा है ना, तो अब क्या होगा, आपका ये पहले ये वाला था, इसका मतलब ये इस तरह से स्क्वीज़ हुआ हुआ था, अब डायस्टोल में जाएगा तो ये यूं करके बढ़ता रहेगा। तो अब ब्लड जो है वो ऊपर से ज़्यादा बढ़ता आ रहेगा, बढ़ता आ रहा है ना, मतलब ऊपर से ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी वजह से आपको जो जैसे ही मतलब डायस्टोल होगा ना, वैसे ही मतलब ब्लड आने की वजह से आपको मरमर शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि अब शुरू में ज़्यादा ब्लड आएगा, तो उसके बाद मतलब आपका क्योंकि ब्लड इसके अंदर फिल होता जा रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, तो अब उसके बाद आपका ये जो मरमर है ना, मतलब शुरू में ये यूं करके ब्लोइंग आएगा मरमर, इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो अब ये क्या हो गया, आपका अर्ली ब्लोइंग डायस्टोलिक मरमर। इसके अलावा मिड डायस्टोलिक मरमर भी आपका आ सकता है। अब इसके अलावा इसे हम क्या कहते हैं, ये जो हमारा मरमर है ना, इसको हम कहते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मरमर, ऑस्टिन फ्लिंट मरमर। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक होता है किसका, एओर्टिक रीगर्जिटेशन का। इसके अलावा अब क्या हो रहा है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है ये हमारा होता है बिकॉज ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस इतनी मतलब हो तो रही है, लेकिन उसकी वजह से आपका ब्लड पीछे जा रहा है।
आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो आपका कम होता रहेगा। तो डायस्टोलिक कम हुआ, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक ये आपका होता है पल्स प्रेशर। तो अब डायस्टोलिक ही कम होता जा रहा है, आपका पल्स प्रेशर जो है वो आपका बढ़ता रहेगा। तो आपका पेशेंट आपके साथ आएगा वाइड पल्स प्रेशर के साथ। तो इसके अलावा जो है पेशेंट जो है आपको वो बताएगा मिड सिस्टोलिक एपिकल मरमर बताएगा। इसके अलावा ये इसके अंदर 5-6 साइंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डमसेट साइंस। इसमें अब पेशेंट आपको क्या बताएगा, डमसेट साइन में ना आपका जो पेशेंट है ना वो उसका हेड बॉब कर रहा होगा, मतलब हेड उसका हिल रहा होगा, हेड बॉबिंग विद हार्ट बीट या फिर पल्स विद हार्ट बीट। तो जैसे ही आपके मतलब हार्ट बीट होगी पेशेंट आपका उसका हेड भी हिलना शुरू हो जाएगा, डमसेट साइन। इसके अलावा आ गया कोरिगान साइन। इसमें क्या आपको वाटर हैमर पल्स पेशेंट की जो है ना वो फील होगी। उसके अलावा वाइड पल्स प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद बाउंडिंग पल्स ये पेशेंट की आ जाएगी कोरिगान साइन में। इसके अलावा आगे आ जाता है डोरोजियस साइन। इसमें क्या है आपको पेशेंट के जो है ना फिमोरल वहाँ पे आपको ब्रूट्स नज़र आएंगे, तो इसे हम कहेंगे ड्रोजियस साइन। इसके अलावा आ जाता है हिल्स साइन। हिल्स साइन में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि आपको जो है ना पेशेंट का वो पल्स जो है उसका जो बीपी है वो आपको डिफरेंशियल नज़र आएगा, डिफरेंशियल बीपी आएगा पेशेंट का। कैसे होगा, मतलब आपकी जो लोअर लिम्ब है ना, लोअर लिम्ब को मैं एल लिख रहा हूँ, इसके अंदर आपका बीपी होगा ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। तो अब ये डिफरेंस होगा कितना, मोर देन 40। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हिल्स साइन। इसमें क्या है, आपने अगर पेशेंट का लिया ना पोप्लिडियल आर्टरी से आपने बीपी चेक किया और उसके बाद आपने चेक किया अपना ब्रेकियल आर्टरी से, तो अब उसके अंदर जो आपका ये जो बीपी के अंदर डिफरेंस आएगा ना वो आपका होगा मोर देन 40। या इन अदर वर्ड आप क्या लें, अगर पेशेंट का आपने लोअर लिम्ब से ब्लड प्रेशर लिया उसके बाद अपर लिम्ब से ब्लड प्रेशर लिया, उसके अंदर डिफरेंस आ गया मोर देन 40, आपका हिल्स साइन। इसके अलावा आ जाता है आपका क्विंकीज साइन। तो क्विंकीज साइन में क्या होता है, आपको कैपिलरी जो है ना पल्सेशन वो फील होती है आपके नेल बेड्स के अंदर, आपके जो है ना नेल्स उन पे जब आप चेक करेंगे ना पेशेंट को तो आपको वहाँ पे एक पल्स सी फील होती रहेगी। इसके अलावा वहाँ पे ब्लेंचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी, वाइट आपको नज़र आएगा। तो ये वाला आपका हो जाता है क्विंकीज साइन। उसके अलावा आपका ये जो है ऊपर ये डमसेट साइन, कोरिगान साइन, सिंपल सिंपल से हैं। डमसेट साइन में आपको क्या हो जाएगा, हेड बॉबिंग नज़र आएगी। कोरिगान साइन में आपकी जो है पल्स जो है वो आपको आएगी वाइड बाउंडिंग और उसके साथ वाटर हैमर पल्स आएगी। डोरोजियस साइन में क्या हो जाएगा, आपको ब्रूट्स नज़र आएंगे। हिल्स साइन के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल बीपी नज़र आएगा। और क्विंकीज साइन में आपको ये क्या कहते हैं कैपिलरी पल्सेशन फील होगी। इसके बाद आ जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। तो सबसे पहले पेशेंट की आपने करवाई इको, बेस्ट इनिशियल टेस्ट है इसके अंदर इको। इको में आपको क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि ब्लड आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल उसमें ब्लड ज़्यादा जा रहा है रिगर्जिटेशन की वजह, तो आपका जो है ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपको डायलेटेड नज़र आ जाएगा। तो डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल और इसके अलावा जो है ना आपको हाइपर डायनामिक लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आएगा। तो ये वाला सारा हो जाएगा, हाइपर डायनामिक हो जाएगा। इसके अलावा बाकी अगर आप कहते हैं कैथेटराइजेशन करवाई आपने पेशेंट की, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन नज़र आ जाएगी। इसके अलावा डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल नज़र आ गया और उसके साथ डायलेटेड एओर्टिक रूट आपको नज़र आ जाएगा कैथेटराइजेशन में। और इसके अलावा ये आपकी जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, मोस्ट ऑफ द ये जो वॉल्व डिजीज़ है उसमें हमारी कैथेटराइजेशन जो है ये हमारी ये मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होती है। इसके अलावा आप पेशेंट का करवाते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या हो जाएगा, आपको एओर्टिक डायलेशन नज़र आ जाएगी, कार्डियोमेगाली नज़र आ जाएगी पेशेंट की। और उसके बाद आपको पेशेंट का जो आपका एओर्टिक रूट जो आपका डायलेट हुआ हुआ है वो आपको चेस्ट एक्सरे के अंदर नज़र आ जाएगा। बाकी अगर करवाते हैं आप पेशेंट की ईसीजी के अंदर आप क्या हो जाएगा, आपका मोस्टली जो आपकी ईसीजी है वो आपकी नॉर्मल आएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी आपको नज़र आ जाए। तो उसके अलावा बाज़ औक़ात जो है ना आपको टी वेव इन्वर्जन भी इसके अंदर नज़र आ जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर यही था। बाकी आप बात करते हैं यहाँ पे अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने जो है ना पेशेंट की जो कॉज है रिगर्जिटेशन की उसको आपने पहले ट्रीट करना है। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को ठीक करना है। कोई और प्रॉब्लम है, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है या कोई भी प्रॉब्लम है, पहले आपने कॉजेज़ को ठीक करना है। उसके अलावा अब आपने क्या है, सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो पेशेंट के अंदर हो रही है तो उसकी वजह से अब आपने क्या करना है, पेशेंट को वेज़ोडाइलेटर्स दे देने हैं। वेज़ोडाइलेटर्स में आप क्या कर सकते हैं, आप पेशेंट को दे दें आपके ये एस इनिबिटर्स, इसके अलावा एआरबीज या फिर डायूरेटिक्स वगैरह, तो ये पेशेंट को आप दे दें। अब इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्या हो जाएगी, एस इनिबिटर, क्योंकि इसके अंदर अब क्या हो रहा है, आपका पेशेंट जो है उसका प्री लोड भी बढ़ रहा है और साथ साथ आफ्टर लोड भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो मतलब एस इनिबिटर्स जो होते हैं ये आपके प्री लोड को भी कम करते हैं और उसके साथ साथ आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। तो जो दोनों बढ़े हुए हैं उन दोनों को ये कम करेगा, तो आपके एस इनिबिटर्स जो है इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस हो गई।
इसके अलावा अब आपने जो है पेशेंट का अगर परमानेंट बात की जाए ट्रीटमेंट की, तो जब उसका एओर्टिक रूट डायलेट हो गया है तो उसके लिए आपने क्या करना है, एओर्टिक रूट को रिप्लेस करना है। तो परमानेंट इसका जो हो जाएगा ना, ये अगर मतलब कहा जाए कि इसके अंदर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, तो उसके अंदर एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर आपका एओर्टिक रूट रिप्लेसमेंट है। बाकी ट्रीटमेंट में ये सिंपल सिंपल सा है। जब आपका पेशेंट जो है उसके अंदर सिंपल ये आपकी हो रही है, खाली रिगर्जिटेशन हो रही है पेशेंट को, और मतलब इतनी ज़्यादा सर्जरी, मतलब इतनी क्या कहते हैं ना, स्वेयर नहीं है, तो आपने क्या करना है, पेशेंट को एस इनहिबिटर और एआरबीज के साथ पेशेंट को ट्रीट करना है। इसके अलावा पेशेंट को आप ये डायूरेटिक्स के साथ भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप यहाँ पे पेशेंट जो है ना उसको डाइजॉक्सिन दे दें। लेकिन इनका जो है ना बेनिफिट वो कम है। एस इनहिबिटर और एआरबीज जो है आपकी वो ड्रग ऑफ चॉइस हैं। बाकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसके अंदर यही है, अपने पेशेंट की रिप्लेसमेंट करनी है, और इसके साथ साथ आपने पेशेंट को जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल फंक्शन और उसके साइज जो साइज़ है वो आपने साथ साथ देखते रहना है। तो इस डिज़ीज़ के अंदर यही था। एक दफ़ा मैं ऐसे करता हूँ, आप लोगों को ये फर्स्ट एड ओपन करके वहाँ से देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये हमारी होगी एओर्टिक रिगर्जिटेशन। आपको यहाँ पे मरमर दिखाई दे रहा है, आपका डायस्टोलिक मरमर है, S2 आपका क्लोज हो गया, उसके बाद आपका मरमर आया, और ये क्या है, आपका पहले ज़्यादा है, उसके साथ साथ ये आपका कम होता रहा। तो इसके अंदर अब क्या हो जाए, अर्ली डायस्टोलिक मरमर, डिक्रिसेंडो मरमर हुआ, मतलब ये आपका कम होता रहा। उसके बाद ये आपका जो है आपको बेस पे ज़्यादा अच्छे से सुनाई देगा। उसके अलावा इसके अंदर अब ये आपको हाइपरडायनामिक पल्स आ गई, मरमर आ गया, इसके अंदर डायस्टोलिक मरमर आ गया, हेड बॉबिंग व्हेन स्फेयर एंड मतलब क्रॉनिक हो गई डिजीज़। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया उसके अंदर। तो उसके अलावा वाइड पल्स प्रेशर हो गया पेशेंट का। उसके अलावा इसके अंदर ये निमोनिक आया हुआ, इन्होंने दिया हुआ कि आपका जो है ना इसके अंदर निमोनिक आप याद कर लें, बियर, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, या फिर एंडोकार्डाइटिस हो गई, एओर्टिक रूट डायलेट हो गया, या फिर रोमैटिक फीवर हो गया, आपका पेशेंट एओर्टिक रिगर्जिटेशन की तरफ चला जाएगा। बाकी ये क्या है, पेशेंट आपका स्लोली एंड स्लोली आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपर ये सॉरी जो आपका है ना लेफ्ट हार्ट फेलियर उसकी तरफ जा रहा है पेशेंट। तो आपने पेशेंट को जो है उस हिसाब से ट्रीट करना है। इसलिए आप पेशेंट को क्या करेंगे, एस इनहिबिटर या फिर एआरबीज वगैरह देंगे, ताकि आप पेशेंट की जो है ना हार्ट फेलियर को साथ साथ ट्रीट करते रहें। तो इस डिज़ीज़ के अंदर यही सब कुछ था। तो अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।